जय हिंद मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर से राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूं। आज फिर से फिजिक्स का 50 क्वेश्चन को हम लोग धुआं करेंगे। ये फिजिक्स का थर्ड वीडियो होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन को हम 2 बार से 3 बार रिपीट करेंगे। क्यों? ताकि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सुनकर उसी टाइम आंसर मेरा दिमाग में बैठ जाए, उसी टाइम आंसर क्या हो मेरा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। किसका करते हैं? बैरोमीटर का। एकदम इतना बार रिपीट करके बोलेंगे कि क्वेश्चन उसी टाइम दिमाग में घुस जाएगा एकदम आंसर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था। तो आप लोग को पता होगा कि सूर्य को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का। किसको करते हैं? हेलियोस्कोप का। किसका करेंगे? हेलियोस्कोप का। तो यहां ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विभवांतर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, 10वां में भी पढ़े होंगे। ये सब एकदम 10वां लेवल का बेसिक क्वेश्चन है जो कहां पूछा जाता है? रेलवे में। कहां पूछा जाता है? रेलवे में। तो क्वेश्चन जो होता है काफी हाई लेवल का नहीं होता है, क्वेश्चन काफी मीडियम, मतलब कुछ क्वेश्चन हाई लेवल का होते हैं लेकिन 60% 70% क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का होता है। ये सब का हमको सिर्फ पढ़ने का जरूरत है। ये सब क्या है? सिर्फ रिवीजन तौर पे देख लिया जाए, रिवीजन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो एक रिवीजन के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम ओनली 50 क्वेश्चंस का वीडियो लाते हैं ताकि शॉर्ट वीडियो देखे बोरिंग भी फील ना हो और 50 क्वेश्चन को देख के दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो आराम से हम लोग देखेंगे। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। आप लोग जानते हैं कि विभवांतर को किसके लिए किया था? वोल्ट मीटर का। किस वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन मेरा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला कह रहा है सर्किट में बिजली के प्रवाह, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या बोला है? बिजली का प्रवाह। तो बिजली का प्रवाह का लिए किसका उपयोग करते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसका करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का याद ध्यान से रखिएगा। किसका करेंगे? गैल्वेनोमीटर का। मतलब ऑप्शन मेरा यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? टैकोमीटर का। क्या याद रखेंगे? टैकोमीटर। मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विभव मापी मूलतः क्या है। विभव मापी आप लोग याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है एक मापन उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण है जो विद्युत धारा को भी मापता है, विभवांतर को भी मापता है, प्रतिरोध को भी मापता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है? एक मापन उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण। मापन उपकरण। मतलब यहां ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। बोलिए कितना बार पढ़े होंगे सब 10वां में। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापा जाता है। तो आप लोग जानते हैं एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोलिए क्या बोल रहा है? एमीटर के बारे में पढ़ना है। एमीटर के बारे में ऑप्शन दिया है, पढ़ना है। पढ़िए। कह रहा है एमीटर को परिपथ में किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बिल्कुल, एमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। इसमें निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें प्रतिरोध कितना होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, कम से कम। कम विद्युत को खींचता है। क्या करता है? कम विद्युत को खींचता है। तो यहाँ मेरा उपरोक्त क्या है? सभी सही है। तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको मापने के लिए अष्टलैगोमीटर,
किसका उपयोग करते हैं? अस्टलैगोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव। किसको मापने के लिए? पृष्ठ तनाव को। अस्टलैगोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव, मतलब ऑप्शन मेरा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्या बोला है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किस लिए किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओडोमीटर, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो मीटर तो रहता ही है, साथ साथ वहां पे एक रहता है कि मीटर बताता है कि कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर गाड़ी चला है। तो क्या बताता है? दूरी बताता है। क्या बताता है? कि हम लोग पहले से मीटर शो करता है, अगर हम लोग कुछ दूरी आगे गए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर क्या होता है? बढ़ता है। तो हमेशा ही क्या बताता है? दूरी को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो गाड़ियों में क्या चीज को बताता है? दूरी को मापा जाता है। किसको मापता है? दूरी के मापने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या चीज मापेगा? दूरी। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक एरिया मीटर, क्षेत्र मीटर है? क्या है? एरिया मीटर, क्षेत्र मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्षेत्र मीटर वो क्या होगा? पिटोट ट्यूब। क्या होगा? पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या कह रहा है? टैकोमीटर। टैकोमीटर का मापन उपकरण, टैकोमीटर किसका मापन करता है? जो टैकोमीटर है ये किसका मापन करता है? तो ये करता है गतिपालक चक्र। किसका करता है? गतिपालक चक्र मतलब फ्लाई व्हील। किसका? फ्लाई व्हील का घूर्णात्मक चाल। फ्लाई व्हील का घूर्णात्मक चाल। तो हम लोग याद रखेंगे कि टैकोमीटर जो ऐसा उपकरण है जो गतिपालक चक्र, फ्लाई व्हील घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। ठीक है, तो यहां मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? टैकोमीटर, अभी हम लोग पढ़े टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टैकोमीटर याद रखिएगा चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम। याद रखिएगा आरपीएम। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? वो चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मल्टीमीटर। नाम से ही पता चल रहा, मल्टी बोला है। क्या बोला है? मल्टी मतलब मल्टीपल, एक से अधिक चीज को जो मापता है, एक से अधिक चीज को। तो मल्टीमीटर एक ऐसा होता है, उसमें वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, करंट विद्युत धारा को मापता है, प्रतिरोध को मापता है। तो उसमें वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर तीनों होता है। क्या होता है? तीनों। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी की मल्टीमीटर में होता है वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोला है? रिएक्टर। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? हम लोग को इसमें एक ऑप्शन पढ़ना है और गलत को छांटना। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़िए। कह रहा इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। आप लोग अगर जानते होंगे तो बिल्कुल क्या है? सही है। इसे 1935 में किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। किसका? रिएक्टर पैमाने का। दूसरा क्या बोला? एक लघु गणकीय पैमाना। यह कैसा पैमाना है? लघु गणकीय मतलब कम तीव्रता को ही मापता है, एक लघु गणकीय पैमाना है। तीसरा कह रहा इसे भूकंप मापी का उपयोग द्वारा नापा जाता है। इससे जो होता है वो भूकंप मापी के उपयोग द्वारा, मतलब भूकंप को मापने में इसका उपयोग किया जाता है, भूकंप को मापने में। चौथा क्या बोला है कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता। कितना बोला है? 8 to 9, 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। आप लोग जानते होंगे कि 8 से 9 का मतलब हल्का भूकंप नहीं होता है, बहुत तीव्र भूकंप है। 8 से 9 की तीव्रता जो होता है वो बहुत नुकसानदायक भूकंप होता है। नुकसानदायक मतलब बहुत ज्यादा उसका तीव्र, 8 से 9 की तीव्रता का मतलब हल्का नहीं होता है बल्कि बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर रिएक्टर पैमाने पे 8 से 9 की तीव्रता दिखा रहा है मतलब अधिक भूकंप आया, वहां क्या हुआ? अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया, ये हल्का बता रहा है। क्या? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को, जो लिक्विड होता है तरल पदार्थ, कोई तरल पदार्थ के अगर घनत्व को, डेंसिटी को अगर मापना हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कह रहा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि तरल पदार्थ को घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? हाइड्रोमीटर का।
हाइड्रोमीटर का। एक बार नहीं, दो बार, दो बार क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़िए। ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा और आंसर देखते देखते याद हो जाएगा। वीडियो देखिएगा याद हो जाएगा देखते देखते। अगर एक से दो बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाए तो सुनकर याद हो जाता है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तरल के पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि पानी के अंदर की वस्तु, पानी के जब अंदर कोई वस्तु हो तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार एक उपकरण। ठीक है, सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि पानी वाला जो जहाज होते हैं उसका बात हो रहा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का, तो पानी की गहराई। क्या याद रखेंगे कि पानी की गहराई, पानी की गहराई जो होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का, इकोलोकेशन। तो यहां ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लैक्टोमीटर का, लैक्टोमीटर का। जब भी बोले दूध का घनत्व, लैक्टोमीटर। मतलब ऑप्शन यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी, बोलिए क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुका है कि जब भी बोले कि दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? जब भी बोले, क्या बोले? दूरी, तो हमेशा क्या मारेंगे? ओडोमीटर। क्या होगा? ओडोमीटर। ठीक है, क्या मारेंगे? ओडोमीटर। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्या बोला है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, अभी पहले भी क्वेश्चन सोचिए पढ़ चुके, कितना बार पूछा जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी जेईई 2019, कितना इजी क्वेश्चन सोचिए पूछा जाता है। तो हम लोग को सिर्फ करना क्या है? प्रैक्टिस कर लेना, एक बार क्वेश्चन को देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन काफी इजी रहता है। देखिए कह रहा है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया था? तभी हम लोग पढ़े थे कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया था? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। तो यहां मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर। ये भी क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रख, क्या प्रकाश की दिशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुंबकीय प्रेरण की दिशा? नहीं। ध्वनि की दिशा? बिल्कुल नहीं। लेकिन धारा की दिशा का पता, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का। तो यहां मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी। देखिए आगे कह रहा है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी, फिर क्या पूछा है? दूरी। तभी हम लोग कितना बार पढ़े हैं कि दूरी को मापने के लिए किसका करते हैं? ओडोमीटर का। किसका करते हैं? ओडो। एक एक क्वेश्चन को इतना बार पूछा है कि देख के याद हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा, माइंड में सेट। देखिए आराम से पढ़िए कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी, वही बताए थे कि जब भी दूरी बोले तो ओडोमीटर। क्या बोले? ओडोमीटर एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोला है कि वाहन की गति जानने। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा हूं, वहां कह रहा था दूरी, तो वहां क्या कह रहे थे? ओडोमीटर। क्या बोल रहे थे? ओडोमीटर। लेकिन अब यहाँ क्या बोला? गति, कि वाहन का गति जानने के लिए किसका मदद करता, कौन मदद करता है? तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर? स्पीडोमीटर। क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर। हमेशा याद रखिएगा, दूरी बोले तो ओडोमीटर, गति बोले तो स्पीडोमीटर। क्या मारेंगे? स्पीडोमीटर। ठीक है, तो जब भी गति बोले तो स्पीडोमीटर और दूरी बोले तो ओडोमीटर, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए फिर से बोला इकोलोकेशन एक प्रकार है। इकोलोकेशन हमेशा याद रखिएगा, इकोलोकेशन एक सोनार का प्रकार है, सोनार का प्रकार है। तो यहां मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इकोलोकेशन किसका एक प्रकार है? सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विभवांतर को, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था?
वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी शब्द से संबंधित, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब ई जो इससे संबंधित है उसी प्रकार यहाँ क्या रखे जो इससे संबंधित हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ विद्युत धारा दिया, तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? अमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ ओम मीटर है, ओम मीटर किसको मापता है? प्रतिरोध को। ओम 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 किसका मात्रक होता है? आप लोग जानते होंगे ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो ओम मीटर किसको मापता है? प्रतिरोध को। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने को याद रखता है। तो याद रखिएगा कि जब भी बोले हवा की शक्ति और वेग, हवा की शक्ति और वेग, तो याद रखिएगा कि किसके लिए क्या आता है? एनीमोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। किसका याद रखेंगे कि जब भी बोले हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या मारेंगे? एनीमोमीटर। क्या मारेंगे? एनीमोमीटर। बाकी आप लोग जानते होंगे लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता या घनत्व, स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापने के लिए, थर्मामीटर जो होता है वो तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है कि मोटर कार, फिर से देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितना बार रेलवे पूछा जाता है रिपीट करके। फिर बोला कि ओडोमीटर क्या मापता है? कितना बार बताएं कि जब भी बोले ओडोमीटर मतलब क्या मापता है? दूरी। क्या मापता है? दूरी। तो यहां मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। आप लोग दो चीज पढ़े होंगे जरूर 9 क्लास में, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि एक पढ़े होंगे अदिश राशि। बोलिए सदिश राशि में क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी हो। मतलब इसमें क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। लेकिन अदिश राशि में केवल क्या होता है? केवल परिणाम होता है। केवल क्या होता है? परिमाण। क्या होता है? परिमाण। जब केवल परिमाण होते हम बोलते हैं अदिश राशि, या जब परिमाण दिशा दोनों उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अब देखिए क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? किसमें केवल परिमाण होता है? तो आप लोग जानते हैं संवेग में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। विस्थापन में भी परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। जैसे कुछ दूर चले, विस्थापन क्या होता है? दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन में क्या होता है? दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, कितना चले हैं और किस दिशा में चले हैं, तो उसके साथ साथ दिशा भी होता है। बल भी क्या होता है? जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो बोलते हैं कि हम इतना न्यूटन का बल लगाए, तो वो परिमाण हुआ। और जिधर हम बल लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में लगाए वो डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें क्या है? दिशा भी है। तो ये सब मेरा क्या है? ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश, ये भी सदिश। लेकिन यह क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है कि केवल किसमें परिमाण होता, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। तो ये तीनों तो देख लिए, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है तीनों में। लेकिन कार्य क्या है? जब भी हम लोग कार्य करते हैं तो क्या बोलते हैं? इतना जूल कार्य किए। क्या बोलते हैं? पूर्व की ओर इतना जूल किए हैं, पश्चिम की ओर इतना जूल किए हैं, दक्षिण की ओर इतना जूल किए हैं। बिल्कुल नहीं। तो कार्य में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण। तो वही पूछा है कि केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। किसमें? तो कार्य में। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? आप लोग पढ़ के आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहा है? घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, या गतिशील पत्थर, या उठाया हुआ हथौड़ा। इसमें सबसे ज्यादा काम किसमें होगा? तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि बंदूक की एक चली हुई गोली। बंदूक की एक चली हुई गोली। जब बंदूक से गोली चलता है तो काफी स्पीड में काफी दूर जाता है। तो सबसे ज्यादा काम किसके द्वारा होगा? बंदूक की चली हुई गोली के द्वारा। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्य में, अभी हम लोग जाने थे कि कार्य में पढ़िए कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि कार्य में केवल क्या होती है? परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि अब यहां से हम लोग नोमेरिकल आया। क्या आ गया? नोमेरिकल। काफी बच्चे जो होते हैं, काफी लोग होते हैं जो नोमेरिकल से दूर भागते हैं, नोमेरिकल से डर लगता है। काफी इजी, जो कि हमें देखिएगा रेलवे में काफी इजी हाई लेवल का नोमेरिकल बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। एक्सेप्शन में 2-4 गो 1 गो पूछ ले, लेकिन ज्यादातर नोमेरिकल एकदम इजी रहता है। नोमेरिकल क्या रहता है?
इजी रहता है। आप लोग देखिए न्यूमेरिकल देखिएगा और आंसर मारिएगा, एकदम आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दो चीज बताएंगे कि आप लोग जानते होंगे W मैंने क्या होता है, वर्क मैंने कार्य, और W बराबर आप दो को फॉर्मूला जानते होंगे। W बराबर क्या होता है, Fs, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। लेकिन कार्य के साथ अगर कोई थीटा कोण बना रहा हो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई गाड़ी है, यहाँ कोई गाड़ी है और यहाँ कोई बच्चा है, यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, और गाड़ी में क्या हो, रस्सी हो, गाड़ी में क्या हो, रस्सी बंधा हो, और ये बच्चा खींच रहा हो, बच्चा खींच रहा हो, तो बल बोलिए किधर लगा रहा है, ऊपर की ओर, और गाड़ी किधर खिसकेगा, इधर की ओर, गाड़ी किधर खिसक रहा है, इधर की ओर। तो बोलिएगा जब यहाँ पे कोई रस्सी बंधा हो, बल लगा रहा ऊपर खींच रहा, लेकिन गाड़ी खिसक रहा इधर, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बने, तब ऐसा बोले तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, W बराबर Fs cos थीटा। क्या हो जाएगा, W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि W बराबर दो को फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो वर्ग कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और ये W बराबर Fs कुछ एंगल के साथ अगर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, Fs cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला आप लोग देखिएगा कि 20 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, मतलब यहाँ पे F बराबर हमको कितना दे दिया, 20 न्यूटन, 2 मीटर, मतलब ये विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर, और कार्य भी दे दिया W बराबर 20 जूल। पूछा क्या है, कोण, बीच का क्या पूछा, कोण, तो फॉर्मूला क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, फॉर्मूला ये वाला लेंगे, तो बोलिए W बराबर यहाँ क्या रख देंगे, 20, F मेरा कितना है 20, S मेरा कितना है 2, और cos थीटा, थीटा निकालना है तो cos थीटा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़िए, तो अब हम लोग अगर 20 इधर है तो 20 को 20 इधर ला सकते हैं, अब बराबर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। तो बोलिए इसको हम लिख से 20 से 20 काटेंगे तो 1 बराबर 2 cos थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/2, कहाँ चला आएगा, नीचे, 2 नीचे, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा 1/2 किसका मान है, cos 60 का मान है, cos 60 का मान है, किसका मान है, cos 60 का, तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पोर्टर जमीन से इतना मीटर सामान उठाता है। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी ऊंचाई का बात करें, जब भी कोई चीज नीचे से उठा रहा हो, जब भी कोई नीचे से उठा रहा हो, तो यहाँ पे जो कार्य होता है हमेशा याद रखिएगा, जो कार्य होगा वो हमेशा बदल जाता है किसमें, अस्थितिज ऊर्जा में। किसमें बदल जाता है, अस्थितिज ऊर्जा में। जब भी बोले कोई वस्तु यहां से नीचे ऊपर उठा रहा हो, जब भी ऊपर का बात करें तो हमेशा ये जो कार्य हमेशा किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। मतलब यहाँ W बराबर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, mgh। हमेशा जब भी बोले कि कार्य नीचे से कोई चीज ऊपर उठा रहा हो, जब भी ऊपर का बात कर दे तो हमेशा कार्य किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। और W बराबर हमेशा क्या लेना है, mgh, जहां m मेरा क्या है, द्रव्यमान है, g मेरा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h मेरा क्या है, ऊंचाई है। h मेरा क्या है, ऊंचाई है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत टिक करेंगे। देखिए कह रहा है एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, केजी द्रव्यमान मतलब क्या दिया है, m दिया है, मतलब कि हमको क्या दे दिया है, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ दिख रहा होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, W बराबर mgh। देखिएगा कह रहा है कि 12 केजी सामान उठाता, मतलब m का मान कितना दे दिया है 12, g का मान यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 10, h का मान कितना है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसमें जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाने पर सिर पर रखता है, सामान उसके द्वारा किए गए कार्य। पूछा क्या है, कार्य, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, कार्य किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। और W बराबर mgh, m का मान दिया है, g का मान दिया है, h का मान दिया 1.5, क्या दिया 1.5। बोलिए पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 होगा, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो 15 दूना 30 और 15 3 18, मतलब यहाँ W कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल। तो मतलब यहाँ पे आंसर मेरा क्या आएगा 180 जूल। क्या आएगा 180 जूल। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम
इजी है, आप लोग अगर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा धुइयां धुइयां कर दीजिएगा एकदम, इतना इजी क्वेश्चन है। अभी हम बताए थे कि W बराबर हम लोग को दो फॉर्मूला याद रखना है, एक W बराबर FS, एक W बराबर FS cos थीटा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W बराबर FS। क्वेश्चन पढ़िए, पता रिलेशन पता चल जाएगा कौन फॉर्मूला लगेगा। बोलिए यहाँ क्या क्या दिया है, एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना है, तो लागू किया गया बल क्या है। मतलब विस्थापन दे ही दिया, कार्य दे ही दिया, F पूछा, मतलब यहाँ पे क्या क्या दे दिया, W दे ही दिया, कार्य इतना जूल हुआ, मतलब W दे दिया कितना 20,000, F का मान पूछा है, S हमको दे दिया कितना 4,000, कितना दे दिया 4,000। तो बोलिए 5 बार में काट देंगे तो ये बराबर है मेरा क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। क्या आ जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन। कितना इजी न्यूमेरिकल है, बोलिए यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। पढ़िए, कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया था। बिल्कुल सही है, जब भी हम लोग कोई चीज को ऊपर उठाते हैं तो उस पर पृथ्वी अपना एक बल लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं गुरुत्वीय बल, जो क्या करता है अपने विपरीत, मतलब गुरुत्व अपने पृथ्वी को ओर खींचता है। तो वही वहां पे बोला है स्थितिज ऊर्जा को इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से न्यूमेरिकल है। देखिए पढ़िए और बेहिचक एकदम तुरंत टिक कीजिए। यहाँ क्या बोला है, देखिए 1 केजी एक वस्तु को 10 मीटर तक ऊंचे उठाया जाता है। वहां क्या कर रहा था, उठाया गया है। यहाँ क्या बोल रहा है, उठाया जाता है, याद रखिएगा, वहां उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फिर यहाँ क्या ऊंचाई का बात कर रहा है ना, तो फिर यहाँ कार्य किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। यहाँ कार्य किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो बताइएगा कि m का मान आपको यहाँ क्या दिया है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि m का मान क्या दिया है, 1। क्या दिया है, 1 केजी है ना। और g का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया है 9.8, h का मान आपको दे दिया है कितना 10 मीटर। तो बोलिए यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और 10 से 10 काटेंगे तो क्या होगा, W बराबर 98। लेकिन यहाँ पे 98 तो होगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ क्या होगा, 98 माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ कार्य उठा कर रखा जाता है, लेकिन यहाँ खाली क्या बोला, उठाया जाता है। और जब भी कोई कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो, जो मतलब जिधर बल लगा उसके विपरीत कार्य हो, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -98 जूल। क्या हो जाएगा, -98 जूल। ठीक है, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि एक कूली जमीन से एक ऊपर उठाता, फिर उठा रहा है, फिर ऊंचाई का बात कर रहा है। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर mgh। तो बोलिए एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, तो m का मान कितना हो गया 20, g का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, h का मान कितना उठा रहा है, 2 मीटर ऊपर उठा रहा है। कितना उठा रहा है, 2 मीटर। तो बोलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 1 0 का 1 0, 400 जूल। कितना इजी न्यूमेरिकल है, 400 जूल। देखिएगा और क्वेश्चन को धुइयां कर दीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन रहता है। ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है रेलवे में। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्सेप्शन में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को काफी इजी पूछा जाता है। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा। तो फिर से हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F का भी मान 1, S का भी मान 1, तो इसका भी मान क्या आएगा 1, मतलब W बराबर क्या आएगा 1 जूल। क्या आएगा 1 जूल, क्योंकि 1 मीटर विस्थापित हो रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 जूल। मतलब ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और टिक कीजिए। यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कार्य कब होता है,
जब बल, कार्य का फॉर्मूला क्या हो रहा है, W बराबर एफ एस, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि कार्य बराबर क्या हो रहा है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। मतलब कार्य के होने के लिए, कार्य तभी होगा जब वहां बल लगे और बल के साथ साथ क्या होना चाहिए, विस्थापन, बल के साथ साथ विस्थापन। अब हम बोले कि इस बोर्ड को हम 10 न्यूटन के बल के साथ ठेल रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन, अब बोर्ड यही का यही है, विस्थापित हुआ ही नहीं, तो कार्य होगा, कार्य वहां पे शून्य हो जाएगा। कार्य क्या, क्योंकि बल तो लगा दिए 10 न्यूटन, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, 0, तो कार्य 10 गुने 0, कार्य क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो बल, कार्य तभी होगा जब कार्य के साथ बल और विस्थापन दोनों हो, बल के साथ साथ विस्थापित भी होना जरूर हो। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहां क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि हम लोग 10 W, अब यहां भी उठा रहा है तो यहां भी बात क्या हो रहा है, W बराबर mgh लग जाएगा, क्या लग जाएगा, mgh। कह रहा है 10 किलोग्राम वजन सूटकेस वाले यात्री को उठा रहा है, क्या कर रहा है, उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी यात्री द्वारा किए। यहां तो ऐसे हम लोग आंसर दे सकते हैं कि यहां उठाकर प्लेटफॉर्म पे क्या है, यात्री क्या है, सिर्फ खड़ा है, क्या है, खड़ा है, मतलब वो वजन को उठाकर क्या है, सिर्फ खड़ा है, चल नहीं रहा है, मतलब विस्थापित नहीं हुआ है। तो यहाँ बोले कार्य हुआ है, यहाँ कार्य क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, 0, कार्य क्या बोलेंगे, किया गया कार्य कितना हो गया, 0, मतलब यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 किलोग्राम, थोड़ा सा ऊपर करो, कह रहा 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसका गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब भी ऊंचाई का बात हो तो कार्य किसमें बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा में, लेकिन यहाँ ऊंचाई का बात नहीं हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, क्षैतिज, मतलब ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे। तो जब भी गति करे ऐसे, तो यहाँ कार्य हमेशा बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, किसमें बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में। क्या बोले, जब ऊंचाई का बात करे, क्या चीज का बात करे, ऊंचाई का, तो हमेशा कार्य बदल जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, लेकिन जब ये क्षैतिज जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्षैतिज, तो यहाँ कार्य क्या चीज में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में, कार्य क्या चीज में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो आप लोग यहाँ दिया क्या क्या, पहले हम लोग उसका मान लिख लेते हैं, मतलब m का मान दे दिया 4 kg, कितना दे दिया, 4 kg। अब गति जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से बढ़कर वो कितना हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। मतलब v1 दे दिया है 5 और v2 कितना दे दिया है, 10, v1 5 और v2 10। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर, अब यहाँ कार्य क्या चीज में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते होंगे, mv² होता है, लेकिन यहाँ 2 को दिया था v2, यहाँ क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड से गति को बढ़ाना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ हाफ m का मान कितना दिया हुआ है, 4 kg, अब v2 मेरा कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बोलिएगा 1/2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25। तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 100 में से 25 जगह कितना बचेगा, 75, कितना बचेगा, 75, 10 दाएं 100, 5 5 25, 100 में 25 गया 75, इसको अगर हम लोग काटे तो 2 दूना 4, 75 दूना आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 150, कितना होता है, 150। तो बोलिए यहाँ कितना निकल गया, आंसर मेरा जूल में है, क्योंकि कार्य हो रहा है, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, लेकिन जब क्षैतिज हो तो वहां कार्य बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, जब ऊंचाई का बात करें तो वहां कार्य बदल जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, वहां फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का लग जाएगा mgh, यहाँ लग जाएगा गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है, लेकिन जब गति में डिफरेंस दिया हो तो यहाँ डिफरेंस लेंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो यहाँ हाफ m का मान 4, v2 का मान 10 और v1 का मान 5, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 1/2 इंटू 4 इंटू 75, तो 2 इंटू 2 4 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 बार में 75 गुने 2 कितना हो जाएगा, 150। मतलब यहाँ आंसर मेरा क्या होगा, 150 जूल। ऑप्शन में है, हाँ, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी ऊंचाई W बराबर क्या होता है mgh। W बराबर m का मान क्या है 0.1, g का मान दे दिया है 9.8, h का मान कितना दिया है 2। तो बोलिए ये पॉइंट उड़ेगा तो 10, ये पॉइंट उड़ेगा तो 10। अगर हम लोग गुना करें 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 बटा 100, 10 दें 100। तो बोलिए कि अगर नीचे 2 अंक है, 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.96 जूल, 1.96 जूल। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है तो यदि उसका विस्थापन हो क्या। विस्थापन अभी बताइए बोले थे W बराबर क्या होता है Fs। W बराबर हम लोग क्या पढ़े थे Fs, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ बोला एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य क्या हो शून्य हो, मतलब कार्य किया गया कार्य क्या हो शून्य हो। बल लग रहा है, मान लो बल कुछ लग रहा है, बल कुछ लग रहा है, मान लिया जाए बल लग रहा है 1 न्यूटन, लेकिन उसका विस्थापन क्या हो, कार्य कब शून्य होगा। बल लग रहा है लेकिन हम पढ़ाए थे कि बल कार्य तभी होगा जब बल के साथ साथ क्या होना चाहिए विस्थापन, बल के साथ साथ विस्थापन भी। तो बोलिए बल कितना भी हम बोर्ड पे लगा रहे हैं बल कितना भी, अरे बोर्ड पीछे विस्थापित होगा ही नहीं तो कार्य शून्य होगा। कार्य कितना होगा शून्य। तो बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन जरूर शून्य होगा, तभी कार्य क्या होगा मेरा 1 गुने 0 क्या हो जाएगा, तभी मेरा कार्य क्या कहलाएगा शून्य। तो बोलिए विस्थापन क्या रहा होगा, तो विस्थापन बोलिए शून्य, विस्थापन क्या हुआ होगा शून्य, तभी कार्य क्या हो गया शून्य। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। फिर ऊंचाई का बात आ गया, जब भी ऊंचाई का बात करें कार्य किसमें बदल जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा mgh। बोलिए m मेरा कितना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये कहा है, यहाँ 120 न्यूटन भार दे दिया है, 120 न्यूटन भार। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ाए थे कि भार का ऐसा मात्रक भी क्या होता है न्यूटन। क्या बताए थे न्यूटन। अब बताए थे कि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन। अब भार मेरा क्या होता है mg, भार मेरा क्या होता है mg, क्योंकि W बराबर क्या होता है भार बराबर mg, W बराबर mg। मतलब ये जो मान दिया है यहाँ पे 120, ये सिर्फ न्यूटन बल का नहीं है, ये mg का मान दिया है कितना 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। मतलब ये टोटली यहीं पे mg दोनों का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे लोग बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। एक लड़का 120 न्यूटन भार, 120 न्यूटन खाली नहीं दिया है 120 न्यूटन भार। अब भार का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वेट बराबर क्या होता है W बराबर mg, वेट बराबर W बराबर क्या होता है mg। तो यहाँ जो मान दिया है 120 न्यूटन भार, ये मेरा मान जो दिया वो पूरा mg का दे दिया है। क्या दे दिया है mg का। तो mg क्या हो गया 120, h का मान कितना दे दिया है 2। तो बोलिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 240, क्या पूछा था किया गया कार्य 240 जूल है ऑप्शन में 240 जूल। देखिए यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पे कंफ्यूज नहीं करना है कि न्यूटन नहीं 120 न्यूटन भार दिया, मतलब यहाँ mg का मान दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो आप लोग जानते होंगे कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता किसी इंसान में कब आता है जब उसके अंदर एनर्जी हो, उसके अंदर एनर्जी हो। जब तक एनर्जी नहीं होगा कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है बिल्कुल नहीं। तो उसके अंदर एनर्जी, एनर्जी का हिंदी हम लोग बोले तो क्या होता है ऊर्जा। क्या होता है ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाती है ऊर्जा। क्या कहलाती है ऊर्जा। तो मतलब ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्य, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य होगा वो कैसा होगा। याद रखिएगा कार्य का मान यहाँ क्या हो रहा है धनात्मक, तो उसका मान उसका क्या होगा कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगा ह्रास होगा, बिल्कुल नहीं, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी गति ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि होगी। जब कार्य का मान क्या हो धनात्मक हो, क्या हो धनात्मक हो, तो वह क्या होगा उसका मान उसकी ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि होगी। क्या होगी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य
नहीं किया जाता है। कह रहा है, पढ़िए ऑप्शन, कह रहा है कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। क्या कर रहा है? खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है। ये क्या कर रहा है? चल रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अब बताइए कार्य होने के लिए क्या जरूरी है? बल। अब बल के साथ साथ विस्थापन भी होना चाहिए। तो बोलिए कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर सिर्फ क्या है? खड़ा है। सिर्फ क्या हो? खड़ा है। विस्थापित हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल पता चल रहा है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलो वजन लेके सिर्फ क्या है? खड़ा है। अब विस्थापित हो ही नहीं रहा, तो विस्थापित 0 होगा तो कार्य भी क्या होगा? 0। तो वही कह रहा है कार्य नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? तो कपिल के द्वारा, क्योंकि कपिल अपने कंधे पर सिर्फ 10 किलो वजन लेके सिर्फ क्या है? खड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ऑप्शन को, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता हो, विस्थापन बल के लंबवत होता हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता हो, या विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक हो? जब विस्थापन बल की दिशा में होता हो। विस्थापन क्या हो? बल की दिशा में हो। मतलब किसी चीज पे अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो विस्थापन भी अगर उधर ही होगा तो मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक। मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो याद रखिएगा कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन और बल की दिशा में हो। आप लोग हमेशा याद रखिए, मान लिया जाए कोई है, इसमें अगर हम लोग बल लगाएंगे तो विस्थापित होकर मान लिया जाए यहाँ आ गया, विस्थापित होके यहाँ आ गया, तो बल द्वारा जो विस्थापन होगा, जब जिधर हम बल लगाएंगे अगर उधर ही विस्थापित हो रहा है तो हमेशा मान क्या होता है? कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए कार्य निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हम लोग को ऑप्शन पढ़ना है और बताना है कि निम्न में से किन गतिविधियों के द्वारा हम बता सकते हैं कि कार्य हुआ है। हम लोग जानते हैं कार्य होने का कंडीशन क्या है? कार्य का मतलब होता है बल गुने विस्थापन, बल भी लगे और विस्थापित भी हो। तो हम लोग पढ़ते हैं, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। ये चल रही है, विस्थापित हो रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। श्रुति क्या? कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। कह रहा है, अब ऑप्शन से यहीं से छट जा रहा है कि अभी हम बताएं खुशी घर के दीवार को क्या कर रही है? धक्का दे रही है। खुशी जो है वो घर की दीवार को धक्का दे रही है, मतलब बल तो लगा रही है, लेकिन परंतु ऐसा करने में वो क्या है? असफल है। मतलब हम बल कितना भी दीवार को धक्का दे लेकिन दीवार घसक ही नहीं रहा, इसका मतलब विस्थापित नहीं हो रहा है। अब विस्थापित नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन यहाँ पूछा निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? तो ये तो शून्य हो गया। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, ये भी क्या हो गया? शून्य हो गया। वो क्या? बैठी है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी सिर्फ पढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? शून्य। लेकिन पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर और वो चल रही है। क्या कर रही है? चल रही है। मतलब वो क्या कर रही है? विस्थापित भी हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे हम किसमें कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ ऑप्शन बी। चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे। ऊपर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। कार्य क्या हो? शून्य हो। कार्य क्या बोला है? शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या हो? शून्य हो। क्या होता है? बीच कोण क्या होता है? आप बताइएगा कि कार्य कब शून्य होगा? हम लोग पढ़ाए W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है? शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? तो याद रखिएगा कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल लगाए जाने वाले कार्य हमेशा क्या होगा? जब 90 डिग्री का हो। कोण कितना हो? 90 डिग्री का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर FS cos थीटा का मान अगर 90 हो तो हम लोग जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है? शून्य होता है। cos 90 का मान शून्य। जब ये शून्य हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? शून्य। तो कार्य मेरा क्या होगा? शून्य। तो जब भी बोले कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखिए आज का एक मोटिवेशनल कोट्स क्या कह रहा है कि
सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पे क्या होती है, फिदा हो जाती है। सक्सेस तभी आ सकता है जब हम जोर शोर से क्या करें, मेहनत करें। जो भी करें, जो भी काम करें लाइफ में, उस पे पूरा फोकस करें। क्या करें, पूरा मेहनत करें, पूरा लगन से करें और पूरा जोश के साथ करें। तब भी क्या होगा कि जो सक्सेस होगी वो हमारी मेहनत पे क्या होगी, फिदा होगी। तो इसीलिए कहा है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पे क्या होती है, फिदा होती है। इसीलिए लाइफ में अगर सक्सेस करना हो तो मेहनत तो जरूरी है, मेहनत जरूरी है। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि हम आगे इसी तरह का सीरीज लाते रहें। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।